हाँ जी, हाँ जी। सारा बयान राम राम, मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो क्लास है वेवल योजना, मतलब वेवल का क्या प्लान है, वो पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे शिमला सम्मेलन या शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो वेवल योजना ही शिमला, अगर वेवल योजना नहीं होती तो शिमला सम्मेलन भी नहीं होता, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। यूपीएससी ने मान लो वेवल योजना और शिमला सम्मेलन को लेते हुए आप पे ये क्वेश्चन दाग दिया। क्वेश्चन है असर्सन और रीजनिंग का। असर्सन कहता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शिमला सम्मेलन में 1945 में भाग नहीं लिया। दूसरा रीजन है उन्हें ब्रिटिश सरकार ने दलितों का प्रतिनिधि मानने से इनकार कर दिया। आप क्या जवाब दोगे, क्या आंसर करोगे? आप ये इस क्वेश्चन का तभी जवाब दे पाओगे जब आपने लुसेंट से पढ़ के यूपीएससी के लेवल का कुछ पढ़ने की कोशिश की है या समझने की कोशिश की है। इसी क्वेश्चन को हम लास्ट में सोल्व करेंगे। ठीक वैसे फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड गलत है। ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। प्रतिनिधि मानते थे ब्रिटिशर्स। इसका सही जवाब मैं भी कह दूंगा कि भाई इसका सही जवाब ए है, मतलब सी है, मतलब ए सही है और लेकिन आर गलत है। ठीक है, लेकिन आप इसको रट लोगे। यूपीएससी आपसे घुमा के क्वेश्चन और पूछ लेगी। समझते हैं पहले कि शिमला सम्मेलन वेवल योजना है। लॉर्ड वेवल हिंदुस्तान में वायसराय बन के कब आता है? 1943। ये 1947 तक क्या रहता है? वायसराय। उसी समय पूरी दुनिया में वर्ल्ड वार चालू है। 1939 में वर्ल्ड वार शुरू हुआ था ना, हिटलर वाला। सेकंड, अंग्रेजों की स्थिति खराब है। एक पॉइंट, 1942 में महात्मा गांधी और कांग्रेस के नेताओं को भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से गिरफ्तार किया था। अब उनको रिहा भी कर दिया गया 1944 में। सुभाष चंद्र बोस जिनकी अगुवाई में आजाद हिंद फौज भारत के उत्तरी पूर्वी हिस्से, मतलब कोहिमा और इम्फाल। कोहिमा क्या है भाई? कोहिमा बोले तो नागालैंड की राजधानी, इम्फाल बोले तो मणिपुर की राजधानी। देखो ये रहे नागालैंड, ये रही कोहिमा। ठीक, तो लास्ट कि इंग्लैंड में उस समय चुनाव भी होने थे, कि 1935 के बाद में इंग्लैंड में चुनाव नहीं हुए थे, मतलब 1944 तक की बात। क्यों नहीं हुए? 1940 में वार शुरू हो रखा है, 1939 वाला, तो वहां पे कोलिशन सरकार थे, मतलब गठबंधन की सरकार। चुनाव भी होने वाले हैं। इस वजह से आपसे कोई पूछे कि क्यों हुआ, सबसे पहले विस्तृत देखते हैं नोट के बीच में, साम्राज्यवाद और युद्ध के बीच भारत। ये आपका टॉपिक समझ लो आप। ठीक, 1940 के दशक में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए भारत कोई उपनिवेश नहीं था। इसके लिए एक राजनीतिक को छोड़कर रणनीतिक सैन्य अड्डे और संसाधन केंद्र के रूप में। ठीक, उसी समय जब विश्व युद्ध खत्म होने के चरण पे है तो उसमें भारत में 3 घटनाएं घटी। पहली, भारत छोड़ो आंदोलन से कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया गया, वो भारत में भारी असंतोष। दूसरा, आजाद हिंद फौज का गठन और सीमावर्ती एरिया पर पहुंचना ब्रिटिशर्स के लिए, उसकी प्रतिष्ठा के लिए क्या झटका। इम्फाल और कोहिमा तक आ चुके आजाद हिंद फौज। और लास्ट पॉइंट है कि ब्रिटेन में लेबर दल के जीतने की संभावना, क्या संभावना थी, इसको लेके कंजर्वेटिव पार्टी को थी कि उपनिवेश सुधार की उपेक्षा बलवती होती गई, मतलब उसको बल मिला। तो मैंने बोला कि ब्रिटेन में 1935 से चुनाव नहीं हुए। देखो 1935 में चुनाव हुआ जिसमें जो एक पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, ब्रिटेन की पार्टी, ये जीतती है। इनका प्राइम मिनिस्टर होता है चैम्बरलिन। लेकिन इसकी नीति थी अपीजमेंट की या हिटलर को बढ़ावा देने की, तुष्टिकरण की नीति, अलग पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री। उसकी वजह से इसको इस्तीफा देना पड़ा। फिर क्या होता है कि 1940 में विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में एक गठबंधन की सरकार बनती है, जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी के विंस्टन चर्चिल क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री। लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली क्या बनते हैं? होम मिनिस्टर। एंथनी एडन क्या बनते हैं? कंजर्वेटिव पार्टी के विदेश मंत्री। हर्बर्ट मॉरिसन क्या बनते हैं? होम मिनिस्टर। तो मतलब क्या है कि कोलिशन गवर्नमेंट का गठबंधन क्यों हुआ? विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में हुआ, राष्ट्रीय एकता, यूनिटी के आधार के। अब युद्ध खत्म हो रहा है तो चुनाव होने, तो अब इस कंजर्वेटिव पार्टी को डर था कि कहीं लेबर पार्टी ना आ जाए और हम चुनाव ना हार, इसलिए वो भी हिंदुस्तान में सुधार की तरफ। लेकिन देखो एक चीज, इनको जो डर था ना, इनके साथ वही हुआ। 1945 में चुनाव हुआ ब्रिटेन में, उसके रिजल्ट भी आए।
इसमें सबसे मेन पार्टी बनके उभरी लेबर पार्टी, जीतती है 393 सीट। क्लाइमेट एटली क्या बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये क्लाइमेट एटली नहीं है, ये वॉइस रॉय वेवल की फोटो है। तो कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता से बाहर होगी, जिनको पहले से ही डर था। तो आप पॉइंट वाइज समझते हैं कि वेवल योजना क्या। सबसे पहले वेवल हिंदुस्तान आता है 1943 में। आते वो एक प्लान लाता है। वो प्लान 14 जून 1945 को सबके सामने। तो वेवल प्लान क्या है कि भारतीय नेतृत्व को सत्ता साझेदारी में सम्मिलित कर, सत्ता के साझेदारी सम्मिलित कर ब्रिटिश साम्राज्य को धीरे धीरे सुरक्षित रूप से पीछे हटा। अब भारतीय नेतृत्व को सत्ता में कैसे शामिल करना। पहले क्या था कि वॉइस रॉय, जैसे आज हम करते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के साथ कौन होता है, कैबिनेट मिनिस्टर। उसी समय प्राइम मिनिस्टर कौन था, गवर्नर जनरल। और उसके जितने भी विभाग में, कार्यकारी परिषद में उसके जो लोग होते वो सब ब्रिटिशर्स होते। ये प्लान लेके आता है कि वॉइस रॉय की कार्यकारिणी जो परिषद है, जो आज का जो हम बोल दें कि प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट, उसमें केवल वॉइस रॉय और आर्मी चीफ को छोड़ के सारे के सारे जितने भी विभाग है, विदेश मंत्री, गृह मंत्रालय वगैरह हैं, वो सब कौन होंगे, भारतीय सदस्य। ताकि हम सब मिलके साथ में क्या करते हैं, प्लान करते। आगे इन्होंने कहा कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर विशेष बल। अब इस योजना में आप पाकिस्तान की एकदम स्पष्ट बू देखेंगे। ये कहते हैं कि मुसलमानों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग। मतलब जो इस कार्यकारी परिषद में जो मेंबर होंगे, आधे मुस्लिम आधे हिंदू वगैरह। परिषद में हिंदू और मुस्लिम दोनों को समान प्रतिनिधित्व देने का प्रयास। इसके अलावा मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था के रूप में मुस्लिम लीग की मान्यता कि मुस्लिम कोई भी मुस्लिम मुद्दा होता है उस पर केवल मुस्लिम लीग ही बोलेगी, कांग्रेस नहीं। ये इसकी योजना है। मतलब मुसलमानों की पार्टी मान ली गई, मतलब एकमात्र प्रतिनिधि संस्था किसको मान रहा है, ये वेवल योजना मुस्लिम लीग। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच विभाजन की अगर औपचारिक रूप आप देखोगे, इसमें कहते हैं डिवाइड एंड रूल, वो आप यहां भी देख सकते हैं। उन्होंने डिवाइड एंड रूल कर दिया। तो मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग की बात करेगी, कांग्रेस नहीं। ये योजना थी वेवल की। ये 3 पॉइंट समझ गए योजना के। अब इस योजना को अमल में लाना है भाई। अब ये योजना तो लेके आ गई, नहीं, इस योजना को मुस्लिम लीग के नेता और कांग्रेस के नेता क्या करें, दोनों मिलके अपनी हाँ करते। तो अब इन दोनों के लिए एक शिमला में सम्मेलन करा। मतलब इन दोनों पार्टियों के नेताओं को शिमला में बुलाया। शिमला सम्मेलन कब हुआ, 25 जून। कब हुआ, 25 जून 1945। अब आपसे कोई पूछे वेवल योजना कब आई, 14 जून। यह कब आया, 25 जून। अब इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, वेवल योजना को लागू करने के लिए भारतीय नेताओं के बीच समझौता कराना। इस सम्मेलन में टोटल 22 नेता शामिल। अभी लिस्ट देखेंगे 22 कौन कौन से, जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सिखों में अब बलदेव सिंह जी, मास्टर तारा सिंह जी, दलित और अन्य समुदाय के प्रतिनिधि, ईसाई समुदाय के भी प्रतिनिधि थे। अब हुआ क्या कि ये 22 नेता सारे बैठे सम्मेलन में। इस सम्मेलन की फोटो, ठीक। अब इस सम्मेलन में विवाद, क्या विवाद हुआ, प्रतिनिधित्व का प्रश्न। कांग्रेस के उस समय प्रेसिडेंट कौन है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद मुस्लिम प्रेसिडेंट है कांग्रेस। कांग्रेस उन्हें अपना प्रतिनिधि मानती थी। लेकिन जिन्ना कहता था ओनली दी मुस्लिम लीग हैज द राइट टू नॉमिनेट ऑल मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव। जिन्ना कहता कि कोई भी मुस्लिम लेता केवल मुस्लिम लीग से ही चुना जाएगा। यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का चरम था। आगे जो कार्यकारी परिषद बनेगी और उसमें कोई भी मुस्लिम होगा उसको मुस्लिम लीग ही चुनेगी, कांग्रेस नहीं चुनेगी। कांग्रेस कहती नहीं, हम भी मुसलमानों के लिए नहीं, हम सब की पार्टी हैं, हम तुम्हारी तरह नहीं है। तो मुख्य विवाद क्या था, जिन्ना ने मांग की कि सभी मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग से लिए जाएंगे जो कार्यकारी परिषद। जबकि कांग्रेस ने आपत्ति की क्योंकि वह मुसलमानों के लिए भी प्रतिनिधित्व का दावा करती थी, जैसे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो उनके प्रेसिडेंट भी थी। जिन्ना ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को कहा कि तुम सच्चा मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इसी चीज पे लेके विवाद हुआ और सम्मेलन का कोई नतीजा, मतलब सम्मेलन खत्म तो
वेवल योजना भी खत्म, वेवल योजना भी ठुस है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन, शिमला सम्मेलन में 22 प्रतिनिधियों की, क्या गांधी जी का नाम है इसमें? तो आपसे कोई एग्जाम पूछे कि शिमला सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो आपको क्या बोलना है इनमें? बाबा साहब अम्बेडकर। तो कौन थे? और तो कांग्रेस की तरफ से 8 आदमी थे। कौन कौन थे? 8। अभी पढ़ेंगे कि बाबा साहब ने क्यों नहीं भाग लिया, महात्मा गांधी ने क्यों नहीं लिया, इन्हीं क्वेश्चनों पे। कांग्रेस की तरफ नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचार्य जो गवर्नर बनते हैं भारत के, या यार फॉर्मूला राजा गोपालाचार्य का फॉर्मूला आया था ना 1944 में इन्होंने। पीक हो गेर खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, गोविंद वल्लभ पंत यूपी वाले, वो इनको समझ जाएंगे। मुस्लिम लीग की तरह जिन्ना तो रहेगा, जिन्ने का ये चमचा लियाकत अली। वैसे एक बात बताऊं, वैसे जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, लेकिन जिन्ना की औलादें भी हिंदुस्तान में, मतलब सच में उसकी बेटी वगैरह बंबई में ही रही। आप सर्च करना जिन्ना का पोता कहाँ पे, नाती वगैरह सब बंबई हिंदुस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं रहते। इसके बाप दादाओं ने पाकिस्तान बनाया, उसकी औलादे में भी हिंदुस्तान। क्यों नहीं जा रहे? आप पढ़ना इसके बारे में, कोई डिबेट नहीं। तो ये लोग थे दलित प्रतिनिधित्व में। अब क्या बाबा साहब अम्बेडकर शिमला सम्मेलन में दलितों की तरफ से अम्बेडकर कौन थे? एन श्री निवासन या राय बहादुर एस एन धर। बाबा साहब अम्बेडकर को आमंत्रण ब्रिटिशर्स ने नहीं दिया शिमला सम्मेलन में। आपसे पूछे कौन थे? श्री एन श्रीनिवासन, राय बहादुर एस एन धर, ये दो। ठीक, दलित प्रतिनिधित्व। सिखों की तरफ से सर बलदेव सिंह और मास्टर तारा सिंह थे कि भाई हम बात करें। अब क्वेश्चन है, बाबा साहब अम्बेडकर की उपस्थिति और भूमिका की शिमला सम्मेलन में उनको आमंत्रित नहीं किया गया, लेकिन उनके विचार और प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप से व्यक्त है। दलितों की ओर से राय बहादुर, बी एन राव और सर छट्टू राम, ये गलत जो मैंने बताया पिछले दो श्री एन श्रीनिवासन, राय बहादुर एस एन धर थे, प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल थे, लेकिन अंबेडकर जी को स्पष्ट दृष्टि और स्वतंत्र राजनीतिक मांगों के बराबर नहीं थे। लेकिन उनको शामिल क्यों नहीं किया? अंबेडकर ने इस सम्मेलन को कहा कि यह सम्मेलन दलितों के लिए है ही नहीं, ये सम्मेलन तो हिंदू और मुस्लिम का सत्ता ट्रांसफर का खेल है। क्या कि दलितों की उपेक्षा, और यह केवल हिंदू और मुस्लिम सत्ता साझेदारी के रूप में। दूसरा, बाबा साहब ने कहा कि शिमला सम्मेलन में दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के राजनीतिक अधिकारों की अनदेखी की गई। यहाँ पे तो कुछ बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे तो ये बात हो रही है कि भाई मुसलमानों का सच्चा रिप्रेजेंटेटिव कौन है? वो कहता है मैं हूं, और वो कहता है मैं हूं। कहा कि भाई दलित और अन्य पिछड़ा की तो बात करो कि भाई जो वायसराय की कार्यकारी परिषद होगी उसमें कितने दलित होंगे, कितने पिछड़े वर्ग के लोग होंगे, कितनी महिलाएं होंगी, ये बात। बहुत बाबा साहब का मानना था कि केवल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सत्ता के बंटवारे का मंच है क्या शिमला सम्मेलन, न कि एक समावेशी संविधान निर्माण। बाबा साहब ने कहा कि अन्य वर्गों की उपेक्षा की। उन्होंने यह तर्क दिया कि ब्रिटिश सरकार केवल दो शक्तियों, हिंदू मुस्लिम के बीच सत्ता हस्तांतरण करना चाहती है, जबकि अछूतों, सिखों, ईसाइयों और महिलाओं के लिए वो पूरी तरह से अन्य पिछड़े वर्ग को हाशिए पे रखे हुए। कौन कह रहे हैं? बाबा साहब। बाबा साहब अंबेडकर को इसलिए आमंत्रण नहीं दिया गया कि प्रतिनिधित्व कम था, मतलब 22 लोग ही बुलाने थे, इसलिए नहीं मिला। लेकिन प्रतिनिधि मानते थे ब्रिटिशर्स, बाबा साहब अंबेडकर। ठीक है, अब एक गांधी क्यों नहीं शामिल हुए? और शिमला सम्मेलन में चीज याद रखना, शिमला सम्मेलन से पहले गांधी जी की वेवल से मुलाकात होती, शिमला सम्मेलन के बाद में भी होती है, लेकिन सम्मेलन में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? शिमला सम्मेलन में पार्टियों के औपचारिक नेताओं को बुलाया था, क्या आधिकारिक नेताओं को बुलाया था, जबकि गांधी कांग्रेस के आधिकारिक नेता नहीं थे। अब आप कहोगे ऐसा कैसे? वो शीर्ष मार्गदर्शक मंडल में थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसलिए गए, कांग्रेस का क्या थे? प्रेसिडेंट थे। शिमला सम्मेलन में केवल औपचारिक प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, इनके पास राजनीति का आधिकारिक दल का आधिकारिक अधिकार हो या कोई पद हो। गांधी जी तब तक कांग्रेस से क्या थे? मार्गदर्शक मंडल में आ चुके थे।
लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे कांग्रेस का। पहला कारण, अब आपसे पूछेंगे ये क्या है, देखो 1934 में कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से गांधी जी दूर हो जाते, केवल मार्गदर्शक में कि आप कांग्रेस छोड़ी नहीं है, याद रखना कांग्रेस छोड़ी नहीं है, लेकिन औपचारिक रूप से किसी पोस्ट पर नहीं है। जबकि शिमला सम्मेलन में औपचारिक नेताओं को बुला। 1934 में गांधी ने कांग्रेस की संगठनात्मक राजनीति और एक्टिव लीडरशिप से संपूर्ण रूप से अलग होने की घोषणा। उन्होंने कहा कि भाई मैं अब रचनात्मक कामों में लगूंगा, खादी, ग्रामोद्योग, अस्पृश्यता निवारण, शिक्षा पे ध्यान दें। इसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व की बागडोर पटेल, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद के आते। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी गांधी ने कहा था कि जब जेल गए 1942 में, जेल से वापस आए, तब उन्होंने क्या कहा गांधी जी, अब कांग्रेस को मेरी जरूरत नहीं है। ये उन्हीं के स्टेटमेंट है, मैंने कुछ नहीं लिखा। कांग्रेस का नेतृत्व अब जवाहर और सरदार जैसे लोग कर सकते हैं। एक चीज और याद रखना, तो देश आजाद हुआ था, आजादी के बाद में गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस को समाप्त कर दें। के बारे में अलग से पढ़ेंगे उन्होंने क्यों कहा। वही कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, राजनीतिक रूप से कोई दूसरी पार्टी बना लो, कांग्रेस का फायदा। अब शिमला सम्मेलन में क्या हुआ, तो शिमला सम्मेलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मुस्लिम लीग की जीत से यह स्पष्ट हो गया कि वो दो राष्ट्र सिद्धांत की ओर बढ़ चुका है। मतलब शिमला सम्मेलन के बाद में क्या क्या नतीजे, यह सम्मेलन आखिरी बार था जहां पे राजनीतिक मंच था, जहां पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आई। आपसे ये भी स्टेटमेंट दे, हाँ भी भविष्य में वार्ता नहीं की। शिमला सम्मेलन की विफलता ने भारत, अगर दोनों सम्मेलन सके से हो जाता, मतलब सफल हो जाता, तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन मुझे नहीं लगता आगे टाइम में होता, लेकिन इन्होंने मजबूत कर दिया। अब शिमला सम्मेलन के बाद में चुनाव हुए 1945-46 में। इस चुनाव में यह हुआ कि कांग्रेस ने गैर मुस्लिम सीटों पे जीत की, तो मुस्लिम लीग ने मुस्लिम वाली सीटों पे, आरक्षित सीटों पे 90% पे जीत हासिल। पंजाब में, जो आज आधा पाकिस्तान में आधा अपने पास है, उस पंजाब में जब 1935 में चुनाव होते हैं तो जिन्ना को मिलती है 2 सीट, 90 में से 2 सीट। ठीक, अब वापस 1945 में चुनाव हो तो जिन्ना एक ही नाम पे वोट मांगता है, धर्म के नाम, उसको सीटें मिलती है। ठीक, तो 90% सीटों पे वो जीतता। लेकिन जो उत्तरी पश्चिम वाला एरिया, खान अब्दुल गफार खान वाला, वहां कांग्रेस को मिला। तो अब आपसे कोई पूछे तो लॉर्ड वेवेल ने घोषणा कर दी इसके सम्मेलन के सक्सेस नहीं होने पे कि भाई अब संविधान सभा के लिए क्या आएगा, कैबिनेट मिशन भारत। शिमला सम्मेलन से या वेवेल योजना से आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, क्या जवाब दोगे? पहला क्वेश्चन ये है मेरे भाई, शिमला सम्मेलन 1945 का असफल रहा, हाँ सही। जिन्ना ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया, ये भी सही है। तो मतलब ए का आर बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ये सही है, हमने पढ़ा। तो आंसर क्या होगा, ए। गांधी जी और लॉर्ड वेवेल के बीच शिमला सम्मेलन से पहले पहली औपचारिक मुलाकात कब हुई थी? तो ये मई में हुई थी। कब हुई थी? मई 1945 में औपचारिक मुलाकात हुई थी। मतलब वेवेल पहले मिले थे गांधी जी शिमला सम्मेलन से, उनकी राय जानने। अब जो शिमला सम्मेलन में गांधी जी तथा इनकी जो मुलाकात हुई थी, इसके बारे में लिखा किसने, क्यों पूछते, किसने गांधी और वेवेल की मुलाकात की पुष्टि एक निजी संवाद के रूप में की थी? वो की थी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। उनकी किताब थी आत्मकथा। आपसे पूछे इंडिया विंस फ्रीडम, मेरी राइटिंग गंदी है भाई, बोल रहा हूं इंडिया विंस है, जिसको मीनिंग नहीं आती वो नेट सर्च कर। इंडिया विन फ्रीडम, ये किसकी किताब है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इन्होंने इस किताब में लिखा कि वेवेल से गांधी की मुलाकात होती है सम्मेलन से आगे। गांधी जी शिमला सम्मेलन में शामिल नहीं हुए, वे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे और प्रतिनिधि मंडल में नहीं चुने गए। क्या ये दोनों से? पहला, हाँ शिमला सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ, शिमला सम्मेलन से पहले उनकी मुलाकात होती वेवेल से। दूसरा भी सही है, प्रतिनिधित्व में थे ही नहीं भाई कांग्रेस के, वो तो मार्गदर्शक मंडल में थे। तो ए सही है, 68 दोनों सही है। शिमला सम्मेलन भारत के विभाजन की ओर पहला औपचारिक कदम, हाँ सही है ये। सम्मेलन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर स्थायी मतभेद
सामने आए। सही है दोनों। ठीक। आगे वेवल योजना ने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। क्या ये स्टेटमेंट सही, असर्शन सही, गलत है? बिल्कुल नहीं की। तो उसने तो ये कहा कि भाई हमारा साथ दो, वर्ल्ड वार चल रहा है, हम जो गवर्नमेंट कार्यकारी परिषद है उसमें हम सब भारतीयों को लेके हैं, जो मंत्रालय वगैरह भारतीय रहेंगे, केवल आर्मी का कमांडर चीफ और वॉइस रॉय को। योजना का उद्देश्य एक अंतरिम सरकार बनाकर सत्ता भारतीयों को सौंपना था। नहीं, गलत है। अंतरिम सरकार, योजना का उद्देश्य एक अंतिम सरकार बनाकर सत्ता भारतीय, हाँ, अंतरिम सरकार बना के सत्ता भारतीयों को सौंपना, हाँ, ये सही है। आर सही है, ए गलत है। तो मतलब ए गलत है और आर सही है, सी होगा। ठीक, अब आगे इतने ही है। इसके बारे में आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप इन सब का जवाब दे सकते हैं। इसी के साथ सारा बयान राम राम, जय हिंद।